नमस्कार दर्शकों, खेती पर आधारित हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कृषि से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी मुहैया कराते हैं। आज हम चर्चा करेंगे जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना है और जैविक खेती के सिद्धांत क्या है, इसी पर बातचीत के लिए किसान भाइयों हमारे साथ मौजूद हैं बने सिंह दांगी जी, जो कि ग्राम सेमरा से आए हुए हैं, ज़िला सीहोर से। वो जैविक खेती के विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दांगी जी। और सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को आप यही बताइए कि जैविक खेती है क्या। नमस्कार किसान साथियों, सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम बने सिंह दांगी, ग्राम पोस्ट सेमरा दांगी, ज़िला सीहोर का रहने वाला हूँ। और साथियों, हमने देखा कि आज हमारी जो खेती है, अंधाधुंध उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक इनके प्रयोग करने के बाद में और जो पैदा पहले देती थी उससे भी कम पैदा देने लगी और आज हमारी खेती बंजर होने की कगार पर हो रही है। तो हमने सर्वप्रथम 1 एकड़ से जैविक खेती करना प्रारंभ किया, क्योंकि हमने शुरुआत में उसकी क्योंकि कई दुष्परिणाम भी हो सकते हैं और हो सकता है पैदा कम आए, इसलिए हमने 1 एकड़ से शुरुआत की। इसके बाद में हमने हमारी पूरी ज़मीन को जैविक कर दिया, जहर मुक्त कर दिया। और साथियों, इसमें हमें किसी प्रकार की कोई भी वस्तु बाहर से खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वयं हम अपना खाद बनाते हैं, अपना उर्वरक बनाते हैं। और हमें खाद बनाने के लिए आप जो है वर्मी कंपोस्ट के पेड़ बनवाइए। हमने भी हमारे खेतों पर वर्मी कंपोस्ट के पेड़ बनवा रखे हैं और उन पेड़ों को हम भर देते हैं, उनमें केंचुए डाल देते हैं और केंचुए जो है उनको खा करके और बहुत बढ़िया चाय की पत्ती की तरह इस तरह से भुरभुरा खाद बना देते हैं। और जो खाद खेतों में किसी प्रकार से कोई भी बीमारी पैदा नहीं करता। अधिकतर किसान साथी क्या करते हैं कि जो घूड़े का खाद होता है, उस घूड़े के खाद को अपने खेतों में डाल देते हैं। उससे कई प्रकार की कीट उस खाद के माध्यम से खेत के अंदर पहुंचते हैं और उससे दीमक का प्रकोप होता है। इसलिए सभी किसान साथियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने खेतों पर वर्मी कंपोस्ट के पेड़ बनवाएं और हमारी जो उर्वरक की व्यवस्था है उस उर्वरक की व्यवस्था को अपने खेतों पर करें। बने सिंह दांगी जी, हम आपसे ये भी समझेंगे कि जो जैविक खेती है उसके सिद्धांत क्या होते हैं और अगर किसान भाई हमारे जैविक खेती करना चाह रहे हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जैविक खेती में जो है हमें जो ध्यान रखने वाली जो बातें हैं उसमें हमारे खेत में एक मेड़बंदी करना पड़ेगी। हमें उसमें थोड़ी हमारी मेड़ को ऊंचा करना पड़ेगा ताकि हमारे जो किसान साथी जो रासायनिक खेती करते हैं उन रासायनिक खेतों का पानी हमारे खेतों में ना आए। क्योंकि हम अगर जैविक खेती करेंगे और हमारे पड़ोसी रासायनिक खेती कर रहे हैं और वो उनका रासायनिक पानी हमारे खेत के अंदर आ जाएगा तो हमारे जो मित्र कीट होते हैं, हमारे जो केंचुए होते हैं खेत के अंदर, वो केंचुए जो है उस कीट के प्रभाव से, उर्वरक के प्रभाव से, रासायनिक जहरीली दवाओं का जो प्रभाव होता है उससे केंचुए मर जाएंगे। इसलिए उसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और किसी प्रकार की कोई भी केमिकल वाली रासायनिक दवा का इसमें प्रयोग करना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आज किसान साथियों ने रासायनिक दवाओं का अभी जो है आप देखिए सोयाबीन के अंदर जो किसान साथी हमारे सोयाबीन में इल्लियों का जो प्रकोप है उसमें दवा इतनी अंधाधुंध दवाएं डाल रहे हैं कि आप रोड पे से निकल के जाइए तो समझिए कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इतनी खतरनाक दवाएं जो है वो डाल रहे हैं। बने सिंह दांगी जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैविक खेती में जो फसल आती है उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने किया। जैविक खेती में सबसे बड़ी समस्या जो आज आ रही है वो समस्या ये है कि उसमें रासायनिक दवा जो लोग डालते हैं वो तो रासायनिक प्रबंधन अपना कर देते हैं, लेकिन अभी इल्लियों का अटैक हो रहा है तो इल्लियों में अटैक के लिए उसके लिए स्वयं हमें अपनी दवा बनानी पड़ती है। उसके लिए हम पंचपत्ती काढ़ा बनाते हैं और 10 पर्णी अर्क बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र बनाते हैं, कई प्रकार की दवाएं हैं। और आज तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको सब जो है अवेलेबल मिल जाएगा। सभी के
सिद्धांत कैसे क्या चीज़ बनाते हैं, सब आपको जो है मिल जाएगी। और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तो जो है मोबाइल का ज़माना है, खेत पे ही मोबाइल खोलिए आप और आपको क्या बनाना है सब चीज़ आपको वहीं पर जो है घर बैठे उसका निदान मिल जाएगा। इसलिए आज जो हम दवाएं बना रहे हैं वो दवाएं इतनी कारगर हो रही है कि आपकी रासायनिक दवा उसके आगे फेल हो रही है। और उसमें क्या है कि हम खेतों पर अपनी टंकियां रखते हैं, उसमें हमने जो है नीम की पत्ती, धतूरे की पत्ती, आंकड़े की पत्ती, इन सभी पत्तियों को वेस्ट डीकम्पोजर का जो घोल बनाते हैं, घोल के अंदर उसको पटक देते हैं और 15 दिन बाद जो है उसका हम छिड़काव कर देते हैं। तो आप देखिए कितना, अब इसमें क्या है कि रासायनिक जो केमिकल होता है, केमिकल वाली दवाएं तुरंत उसका असर करती है। और ये अगर आप दवाएं डालते रहेंगे जैविक वाली तो इसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी लगने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए हर 15 दिन में इसका छिड़काव करते रहें। किसी प्रकार की कोई भी, हमारे खेत पे आप देखिए जा कर के, अभी सभी किसान साथी जो है तरह तरह की दवाएं फेंक रहे हैं और दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार ये टॉनिक ले जाइए, वो टॉनिक ले जाइए, लेकिन हम किसी प्रकार का कोई भी टॉनिक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए फल फूल की संख्या हमारे खेतों के अंदर है और जो रासायनिक खेती कर रहे हैं उनसे ज़्यादा फल फूल की संख्या हमारी जैविक खेती के अंदर आ रही है। इसलिए मैं सभी किसान साथियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी हमारी तरह जैविक खेती करके अपने फसल को भी बचाएं, अपनी ज़मीन को भी बचाएं और अपने स्वास्थ्य को भी बचाएं। क्योंकि स्वास्थ्य, अगर हमें हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रखना है और हमें देश की भी अगर चिंता है, दूसरे के स्वास्थ्य की अगर चिंता है, तो हमें जैविक खेती पे आना पड़ेगा। अन्यथा हम जो है रासायनिक खेती कर करके और एक दिन खेती को बंजर कर देंगे और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें माफ़ नहीं करेगी। जी बिल्कुल दांगी जी, हम आपसे ये भी समझेंगे कि हमारे किसान साथियों को आप ये भी बताइए कि जब जैविक खेती में इतना अधिक मुनाफा हो रहा है, जब आपको इसमें कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा फल आ रहे हैं, फसलें आ रही हैं, तो फिर क्यों हम रासायनिक खेती की तरफ जाएं? आप किस तरह से किसान भाइयों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो भी जैविक खेती अपनाएं और इससे ही लाभ का धंधा बनाएं? वो होता क्या है कि किसान साथी जो भी जैविक खेती करते हैं वो एकदम पूरी जैविक कर देते हैं, लेकिन हम ये बताते हैं कि आपके पास जैसे अगर 10 एकड़ ज़मीन है तो आप 1 एकड़ से शुरुआत कीजिए। आपने पूरी की पूरी अगर जैविक कर दी तो आपको 1 आध साल में बंद करना पड़ेगा वो। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना गोबर का खाद, केंचुआ का खाद उपलब्ध नहीं होता है कि हम, क्योंकि आज कई दिनों से, वर्षों से हमारी ज़मीन को जो आदत पड़ रही है वो आदत पड़ रही है रसायन की, और रसायन की आदत पड़ गई है उसको। जिस प्रकार से एक शराब पीने वाला व्यक्ति जो है शराब पीता है तो शराब पीने के बाद में उसको थोड़ी देर में जो है क्षणिक इतना जोश आ जाता है और उसका 1-2 घंटा उसका असर रहता है, तब तक उसको जोश रहता है, लेकिन उससे क्या है कि शरीर उसका कमज़ोर होता रहता है। इसी प्रकार जो रासायनिक दवाएं हैं, रासायनिक उर्वरक है, कुछ देर के लिए जो है ज़मीन को ताकत देगा, इसके बाद में वो ज़मीन जो है और भी जो मतलब कमज़ोर होती जाएगी। इस प्रकार हम अगर लगातार इसका रसायन का उपयोग अगर करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें विदेशों में, कई मतलब देशों में आज स्थिति ये हो गई, पंजाब के अंदर स्थिति ये हो गई है कि उनने जो है ज़मीन के ऊपर बोर्ड लगा दिया या इस ज़मीन में किस प्रकार की जो है कोई भी फसल नहीं उगाई जाती, बिल्कुल बंजर हो गए हैं वो खेत। तो वो दिन हमारे यहाँ भी आ जाएगा। इसलिए सभी किसान साथियों से हमारा ये आग्रह है कि वो जैविक खेती को अपनाएं और रासायनिक खेती को बंद करें। किसान भाइयों, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के
गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक FPO द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है किसान भाइयों। हम चर्चा कर रहे हैं जैविक खेती के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रगतिशील किसान बने सिंह दांगी जी। दांगी जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैविक खेती जब आपने करना शुरू किया तो आपको इससे क्या लाभ हुआ और रासायनिक खेती को आपने छोड़ा तो आपको इससे क्या नुकसान हुआ? देखिए, हमें नुकसान तो रासायनिक खेती छोड़ने से बिल्कुल नहीं हुआ। बाकी जैविक खेती करने से जो लाभ हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पहले हमारे जैसे गेहूं उत्पादन करते थे तो गेहूं को लेकर के मंडियों में जाते थे। मंडियों में 1-1, 2-2 रात जो है
हमारा गेहूँ नहीं बिकता था और हम पड़े रहते थे वहाँ पर। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि हमारा गेहूँ जो है डबल रेट में घर से हमारा बिक रहा है, और इसके अलावा उत्पादन भी हमारा बढ़ गया है। जो रासायनिक में जो पैदा होता था उससे ज़्यादा हमारा उत्पादन जो है जैविक में आने लगा, तो इससे हमारी डबल आमदनी हो गई है। तो इसलिए, और इसके साथ में हम जिस अन्न को दूसरे को देते हैं वो हमें दुआ देते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमें जो है आत्मसंतुष्टि उससे मिलती है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हमारे जो उपभोक्ता हैं वो उनके शरीर के ऊपर किसी प्रकार का कोई गलत असर, दुष्परिणाम हमारी फसल को खाने के बाद में न पड़े, तो हमें उसकी आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। और साथ में हमारी जो ज़मीन है, आज ज़मीन की स्थिति देखिए, हमारे खेतों में स्थिति ये हो गई कि आप जहाँ भी उसको खोद के देखेंगे वहीं पे केंचुए मिलेंगे उसमें। तो केंचुए हमारे इतने बड़े मित्र हैं कि केंचुए मट्टी को खाएंगे, और मट्टी को खा करके, और वो जो आपका खरपतवार है उसको, जिसको हम उखाड़ कर फेंक देते हैं, और गेहूं की नलवाई है, इन सब को खाते हैं और खा करके खाद को बनाते हैं। तो खेतों में आज स्थिति ये हो गई कि किसी प्रकार का कोई भी जैविक खाद भी हमें देने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप नेचुरल खेती वो हो गई है। तो इसलिए सभी किसान भाई, अच्छा सबसे पहले हमें जैविक खेती की शुरुआत करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो किसान साथी नरवाई में जो आग लगाते हैं, नरवाई में आग लगाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर नरवाई में आग लगाएंगे तो हमारे जो मित्र केंचुए हमारे मित्र होते हैं तो वो क्या खाएंगे, जब उनको खाने के लिए कुछ अगर नहीं मिलेगा तो वो रासायनिक खेती में क्या खाएंगे। इसलिए नरवाई में आग लगाना बंद करना पड़ेगा। नरवाई में आग लगाने से वैसे भी प्रदूषण होता है और हवा में जो है जहर घुल जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए नलवाई में आग लगाना अगर हम बंद करेंगे तो जैविक खेती अपने आप जो है, हमारा जो नलवाई सड़ेगी और नलवाई सड़ करके उसका खाद अपने आप बन जाएगा। जी दांगी जी, जैविक खेती करते समय हमारे किसान भाई सफल हों, इसके लिए आप ऐसी क्या गलतियां बताएंगे कि वो जो ना करें? ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण 3 गलतियां होती है जो जैविक खेती करते समय नहीं करना चाहिए, वो भी आप बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। सबसे मैंने अभी पूर्व में ही बताया था आपको कि किसान लोग क्या करते हैं, जैसे जैविक खेती का बोला आपने, तो शुरू साल ही जितनी भी उनकी ज़मीन है उनने पूरा रासायनिक खाद देना बिल्कुल बंद कर दिया जी। अब रासायनिक खाद देना जो बंद किया तो हमारे जैसे मान लीजिए 25 कुंटल का उत्पादन हमारे गेहूं का होता है 1 एकड़ में, तो 25 कुंटल से वो 5 कुंटल पे आ जाएगा जब रासायनिक बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि बरसों से हमारी खेती जो है जहर की आदी हो गई है, रासायनिक खाद की आदी हो गई है। तो उसको आधा करें खाद की मात्रा को। जैसे हम मान लीजिए आप 1 एकड़ में 1 बोरी खाद देते हैं तो उसकी आधी बोरी आधी मात्रा कर दें, इसके बाद में फिर 25% कम कर दें और तीसरे साल में जो है जाकर उनको उसको बंद कर दें। और गोबर का खाद डालें आप, पका हुआ वर्मी कंपोस्ट का खाद डालें और जीव अमृत बनाएं। जीव अमृत में कोई मतलब ये समझिए आप, हमारे पास तो ऐसी विधि है कि एक देसी गाय के गोबर से 30 एकड़ की खेती करना एकदम संभव हो रहा है। और हमारे गुजरात के जो राज्यपाल थे वो भी भोपाल में आकर के उन्होंने कार्यक्रम दिया था जी। और हम तो उसके पहले से जो कर रहे हैं, उन्हें भी किसान साथियों को जो समझाया था बहुत बढ़िया है। तो उसमें जीव अमृत बनाने के लिए आपको क्या करना है, 20 किलो गाय का गोबर लेना है और 10 किलो गाय का मूत्र, लेकिन गाय जो है देसी होना चाहिए, ये विदेशी नस्ल की गाय नहीं चलेगी जी। और उसमें जो है 1 किलो गुड़, 1 किलो दाल का आटा और 250 ग्राम खेत की मट्टी। तो वो मट्टी कौन सी होना चाहिए, बरगद के पेड़ के नीचे की मट्टी होना चाहिए या पीपल के पेड़ के नीचे की मट्टी। इसमें किसी प्रकार के कोई भी केमिकल उसमें नहीं पाया जाता है। तो उस मट्टी को लेकर के और आप 8 दिन के लिए उसको रख दीजिए और सुबह शाम डंडे की सहायता से उसको जो है हिलाइए और आप देखिए कि कितना बढ़िया 1 एकड़ का खाद जो है 20 किलो गोबर में आपका तैयार हो गया। इस प्रकार 30 एकड़ की खेती जो है एक देसी गाय के गोबर से हम कर सकते हैं। और जो रासायनिक खाद से जो पैदा नहीं होगा वो पैदावार आपको जो है जीव अमृत के प्रयोग से आपको मिलेगी। इसलिए हम सभी किसान साथियों से ये आग्रह करेंगे कि वो देसी गौवंश को पालें और कहीं ना कहीं जो हमारी देसी गाय माता, आज सरकार भी चिंतित है, सरकार भी गाय के
उसका जो प्रबंधन हो उसके लिए बहुत चिंतित है। तो गाय भी बचेगी हमारी और हमारी जो खेती भी बंजर होने से बचेगी और मनुष्य में जो आज तरह तरह की जो बीमारियां हो रही है रासायनिक खेती के उपयोग करने से, वो सब बीमारियां भी, मनुष्य भी स्वस्थ रहेगा। इसी के साथ जो है हमारी जैविक खेती सफल मानी जाएगी। जी, तो किसान भाइयों, जैविक खेती के बारे में हमने इतनी जानकारी हासिल की और ये भी समझा कि रसायन की जो खेती हो रही है उससे ये कितनी ज़्यादा लाभ की है, क्योंकि इसमें कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, जैविक खेती एक बहुत ही आपको कहें कि स्वस्थ रखती है, हमारी मिट्टी को भी स्वस्थ रखती है, इसलिए जैविक खेती पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर हमें देना चाहिए और सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको खेती से जुड़ी खबरों से भी रूबरू कराते हैं। तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है खबरें खेती की में। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचारों पर। प्याज भंडारण के लिए विशेष स्टोरेज हाउस, सिवनी द्वारा समारोह का आयोजन, किसानों को उनकी फसल का मिलेगा पूरा लाभ और कृषि ऋण में सहायता। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्याज भारत में उगने वाली महत्वपूर्ण सब्जियों में से एक है। दुनिया भर में प्याज उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, लेकिन इनके लिए बेहतर स्टोरेज प्रबंधन नहीं होने के कारण किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम नहीं मिल पाता है और इस कारण किसानों को जो है पारंपरिक भंडारण प्रणाली में लगभग 30 से 40% प्याज खराब होने का नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही इनकी गुणवत्ता में भी भारी गिरावट आती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल ने प्याज भंडारण के लिए एक विशेष स्टोरेज हाउस बनाया है। इस स्टोरेज हाउस को किसान अपनी सुविधानुसार एक से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। यह हाउस वजन में हल्के, ज़्यादा टिकाऊ, जंगरोधक और यूवी किरणों को रोकने वाले FRP मटेरियल से बनाया गया है। स्टोरेज के दौरान प्याज को नुकसान कम हो, इसके लिए उसे हवादार जगह में रखना होता है। हाउस में एक सेंसर आधारित स्वचालित फ्यूमिगेसर सिस्टम स्टोरेज लगाया गया है। ये स्टोरेज प्याज को एयर ब्लोअर के माध्यम से आवश्यकता अनुसार एयर देगा, जिससे प्याज अंकुरित नहीं होगी। सिवनी के भूतपूर्व कृषि स्नातक छात्रों का संगठन कृषकों के लिए सहायक सिद्ध होगा। सिवनी जिले में जन्मे कृषि छात्रों वैज्ञानिकों ने वर्ष 2022 अगस्त में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर यह प्रण किया है कि सिवनी जिले से निकलने वाले कृषि स्नातक छात्र छात्राओं को भविष्य में करियर संबंधी गाइडलाइन देने के लिए अब भटकना नहीं होगा। ICAR एवं मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के लिए 11वीं और 12वीं के छात्रों को अपने विद्यालय एवं घर में रहते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए एक टीम गठित की गई है, जिसके संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पर सिवनी के कृषि छात्रों द्वारा अपना योगदान प्रदान किया जाएगा। सिवनी के कृषि में PhD की संख्या लगभग 10-12 है, जो कि अपने अलग अलग कृषि विषयों में पारंगत हैं। MSc कृषि के छात्रों की संख्या 80 के लगभग है और कृषि स्नातक छात्र छात्राओं की संख्या 100 से भी अधिक है। सभी छात्रों ने अपना संगठन बनाने की शुरुआत 2007 में की थी, जिसमें 50 छात्र छात्राओं ने पहली बार इकट्ठा होकर विशेष निर्णय लिए थे। एसोसिएशन ऑफ एग्री लॉन्चर बनाया हुआ था। सिवनी द्वारा एक मिलन समारोह का आयोजन कृषि विज्ञान एवं तकनीक की पाठशाला कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किया गया। छात्रों के इस मिलन समारोह में सिवनी जिले में मूल रूप से रहने वाले कृषि शिक्षा के उच्च शिक्षा प्राप्त समस्त एलुमनाई द्वारा सिवनी जिले में कृषि शिक्षा, कृषि शोध, कृषि प्रचार प्रसार एवं कृषि से संबंधित नवीनतम तकनीकी का बेहतर तरीके से कार्यों को सर्वत्र फैलाने एवं जिले में हमारे अन्नदाता किसानों को कृषि से संबंधित समस्त समसामयिक जानकारी के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कार्य करने हेतु अनेक कार्यों को नवाचार के दृष्टिकोण से एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम का आभार पंचम सनोडिया असिस्टेंट रजिस्ट्रार द्वारा एवं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अखिलेश कुल्हाड़े द्वारा किया गया। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी फसल का पूरा लाभ दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने सिवनी मालवा जिले के ग्राम हरपालपुर के वेयर हाउस खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मूंग तुलाई का भी अवलोकन किया। केंद्र पर उपज बेचने आए किसानों से चर्चा कर व्यवस्थाओं की पड़ताल भी की। किसानों ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए श्री पटेल का समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के लिए आभार व्यक्त किया।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में किसानों को आवश्यक सुविधाओं के साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 7,275 रुपए के समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदने से किसान भाई बहुत खुश हैं। उन्हें लगभग 2,000 रुपए क्विंटल का अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है। ग्रीष्मकालीन मूंग के अतिरिक्त चना, मसूर एवं सरसों की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित की गई है। किसानों को उनकी मेहनत का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है। कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5% की ब्याज सहायता को मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने पेटेंट कार्यालयों के अलावा उपयोगकर्ताओं के लिए पारंपरिक ज्ञान, डिजिटल लाइब्रेरी, डाटाबेस की व्यापक पहुंच को भी मंजूरी दी है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।